निर्माण आईएएस के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन प्रताप तंवर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज के हमारे करंट अफेयर पे आधारित एमसीक्यूज। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही एक्सीलरेट विज्ञान स्कीम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, स्कीम की शुरुआत देश में वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा देने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने की। दूसरा स्टेटमेंट है, इस योजना के अंतर्गत 2 कार्यक्रम अभ्यास एवं समूहन संचालित किए जाएंगे। आपको बताना है कि एक्सीलरेट विज्ञान स्कीम के बारे में इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और ए, बी, सी या डी सही उत्तर क्या होगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मतलब सेकंड स्टेटमेंट सही हुआ, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल नहीं है स्टूडेंट्स। ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर SERB, जिसकी फुल फॉर्म है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, उसके द्वारा इसको शुरू किया गया। देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया गया। ये देखिए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा देने के लिए एक्सीलरेट विज्ञान योजना की शुरुआत की गई और ये 1 जुलाई की खबर है स्टूडेंट्स। आज की सीरीज में मैं 1, 2 और 3 और 4 जुलाई की महत्वपूर्ण खबरों को कवर करूंगा। ठीक है, क्योंकि पिछले 3 दिनों किसी कारण से क्लासेस नहीं हो पाई थी, इसलिए 1-2 दिन पहले के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको भी आज कवर किया जाएगा। अब देखते हैं स्कीम क्या है। ये देखिए, एक्सीलरेट विज्ञान स्कीम, उद्देश्य क्या है इसको, देश में वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा देना, देश में वैज्ञानिक शोध की गति को तेज करने और विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने वाले मानव संसाधन को तैयार करने के उद्देश्य से, देखो, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन काम करता है, उसके अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड, जिसको SERB कहा जाता है, उसके द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई। अब इसके अंतर्गत 2 कार्यक्रम चलेंगे, एक अभ्यास और एक समूहन। अब ये अभ्यास क्या होगा, तो अभ्यास एक्सीलरेट विज्ञान योजना का एक प्रमुख कार्यक्रम है जो कि पोस्ट ग्रेजुएट और PhD के छात्रों को उनके संबंधित विषयों में कौशल विकास को प्रोत्साहित करता है, जिससे कि शोध और विकास को बढ़ावा देने में सक्षम हो सके। अब इस अभ्यास कार्यक्रम के अंदर 2 घटक है, कार्यशाला और वृत्तिका। इसी तरह से दूसरा कार्यक्रम जो इसके अंदर चलेगा वो है समूहन, और इस समूहन के भी क्या होंगे, 2 कंपोनेंट होंगे, संयोजिका और संगोष्ठी। और संयोजिका क्या होगी, देश में सभी सरकारी फंडिंग एजेंसियों द्वारा समर्थित विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्षमता निर्माण गतिविधियों को सूचीबद्ध करने के लिए इसको शुरू किया जाएगा। और एक अन्य कार्यक्रम जो चलेगा वो चलेगा संगोष्ठी। अब देखते हैं अगला प्रश्न, नाफ्टा 2.0 मुक्त व्यापार समझौता जो हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा का संबंध निम्नलिखित किन देशों से है। यूनाइटेड किंगडम, नॉर्वे, संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। अब आप बताइए A, B, C या D सही उत्तर क्या होगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन C, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। तो नाफ्टा 2.0 का संबंध है संयुक्त राज्य अमेरिका से। मैं इसकी फुल फॉर्म लिख देता हूँ, नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2.0। अब देखते हैं इस प्रश्न को हमने क्यों बनाया। ये देखो, द USMCA और नाफ्टा 2.0 केम इनटू फोर्स ऑन 1 जुलाई 2020। तो जो ये नाफ्टा 2.0 है स्टूडेंट, इसको USMCA भी बोला जा रहा है, जिसका USMCA का मतलब है यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कनाडा ट्रेड एग्रीमेंट। तो ये एक प्रकार का व्यापार समझौता है इन 3 देशों के बीच में, जिसने पूर्व में एक समझौता था जिसका नाम था नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नाफ्टा, उसको इसने क्या किया, रिप्लेस किया है। तो अगर एग्ज़ाम में ये आता है या तो नाफ्टा 2.0 आए या USMCA आए, तो बात दोनों एक ही है।
और इसने नाफ्टा को रिप्लेस किया, ये हम ध्यान रखेंगे। चलते हैं अब आगे। अगला प्रश्न है कोग एक्स 2020 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह पर्यावरण जागरूकता पर आयोजित विश्व के प्रमुख आयोजनों में से एक है। दूसरा, इस समारोह का आयोजन प्रतिवर्ष लंदन में किया जाता है। अब आपको बताना है कि कोग एक्स 2020 के बारे में इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और ए, बी, सी या डी। सही उत्तर क्या होगा? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। मतलब पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हुआ, दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही। तो पहला स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है? देखो, इसमें लिखा है कि पर्यावरण जागरूकता पर आयोजित विश्व के प्रमुख आयोजनों में से एक है। ये स्टूडेंट्स कोग एक्स 2020 जो आयोजित हुआ है, पर्यावरण जागरूकता से इसका संबंध नहीं है। इसका संबंध कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोला जाता है, AI, पर आयोजित विश्व के प्रमुख आयोजनों में से एक है ये। इसलिए पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हुआ। सेकंड बिल्कुल सही है, इसका हर साल इसको लंदन में इसका आयोजन किया जाता है। अब देखते कोग एक्स 2020 पे प्रश्न क्यों बना। ये देखिए, इंडियाज़ AI इनेबल्ड माई गोव कोरोना हेल्प डेस्क को मिला है 2 अवार्ड। कहाँ पे? कोग एक्स 2020। तो 1 जुलाई की खबर है और आप देख सकते हैं ये AI पे आधारित एक सम्मेलन था, ना कि पर्यावरण जागरूकता पे। चलते हैं अब आगे। ये देखो, ग्लोबा एंडरसोनी जो हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा, यह एक दुर्लभ और गंभीर रूप से लुप्तप्राय पक्षी की प्रजाति है। दूसरा, यह प्रजाति मुख्य रूप से तीस्ता नदी घाटी क्षेत्र तक सीमित है। आपको बताना है कि ग्लोबा एंडरसोनी के बारे में दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है और ए, बी, सी या डी। सही उत्तर क्या होगा? 5 सेकंड का टाइम है आप सभी लोगों के पास। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। मतलब पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हुआ, सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पहला स्टेटमेंट इसलिए रॉन्ग हुआ क्योंकि ये पक्षी की प्रजाति नहीं है, यह एक पौधे की प्रजाति है। देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया गया। ये देखिए, द हिंदू की खबर है, ये प्लांट थॉट टू बी एक्सटिंक्ट, ऐसा पौधा जिसको माना जा रहा था कि वो विलुप्त हो चुका है, 135 सालों के बाद वो दिखाई दिया। और इस प्लांट का जो नाम है वो है ग्लोबा एंडरसोनी। कहाँ से मिला? ये रीडिस्कवर हुआ है सिक्किम हिमालय में। तो आप देख सकते हैं इमेज लगाई गई है यहाँ पे ग्लोबा एंडरसोनी की। और देखो यहाँ पे आप स्टूडेंट्स ये देखिए कि जो मैं पढ़ा देता हूँ, ग्लोबा एंडरसोनी फ्रॉम द सिक्किम हिमालय नियर द तीस्ता रिवर वैली रीजन आफ्टर ए गैप ऑफ नियरली 136 ईयर। तो सिक्किम हिमालय में जो तीस्ता नदी घाटी क्षेत्र में मिला है 136 सालों के बाद लगभग। उसके बाद इस जो प्लांट को किस नाम से, डांसिंग लेडीज़ और स्वान फ्लावर के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये इसके 2 और अन्य नाम हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, हो सकता है कुछ बच्चों को नज़र नहीं आ रहा हो। डांसिंग लेडीज़ और स्वान फ्लावर, इसके नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, सबसे पहली बार जो इसमें देखो यहाँ, वाज थॉट टू बी हैव बीन एक्सटिंक्ट until its recollection from the first since 1875। मतलब 1875 के बाद से समझा जा रहा था कि ये विलुप्त हो चुका है। ठीक है, पहली बार ये कब मिला था? 1875 में। ओके, चले अब आगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा ओकावांगो डेल्टा क्षेत्र निम्नलिखित किस देश में अवस्थित है? ब्राज़ील, कीनिया, बोत्सवाना, ऑस्ट्रेलिया। ए, बी, सी या डी। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, बोत्सवाना। तो अब देखते हैं स्टूडेंट्स कि ओकावांगो डेल्टा क्षेत्र की बात क्यों की गई। ये देखिए, आज की इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, बोत्सवाना में अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे जो ओकावांगो जो डेल्टा रीजन है वहाँ पे 275 के करीब एलिफेंट की वहाँ पे मृत्यु हुई है।
और अभी ये नहीं पता चला कि वो किस कारण से हुई है, क्या कोई पॉइज़न दिया गया या कोविड के चलते हुई या और कोई किस कारण से इनकी इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे हाथियों की मृत्यु हुई है। तो इसी के चलते ये ओकावांगो डेल्टा एरिया चर्चा में आया है। तो कहाँ पे है ये? बोत्सवाना। तो चलो साथ के साथ बोत्सवाना की लोकेशन भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये बोत्सवाना है, अफ्रीका। ये महाद्वीप का मैप है, पॉलिटिकल मैप है, इसमें देख सकते हैं बोत्सवाना। इसके पश्चिम में एक देश है नामीबिया, ठीक है। यहाँ पे फिर आप देख सकते हैं, यहाँ पे जाम्बिया है, जिम्बाब्वे है, साउथ अफ्रीका है। इससे ये बॉर्डर कंट्री है और इस ओर इंडियन ओशन है और इस ओर अटलांटिक ओशन है। चले अब आगे। ये देखिए अगला प्रश्न क्या है। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए ई लर्निंग प्लेटफॉर्म लीड को लॉन्च किया है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल और दिल्ली। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, दिल्ली। देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया गया। ये देखिए आज की द हिंदू की खबर है, गवर्नमेंट लॉन्चेज ई पोर्टल फॉर स्कूल चिल्ड्रन। दिल्ली सरकार ने स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए एक ई पोर्टल को लॉन्च किया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म लीड, इसकी फुल फॉर्म है लर्निंग थ्रू ई रिसोर्स मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली। इसकी फुल फॉर्म थी डेवलप्ड बाय दिल्ली गवर्नमेंट दैट कंटेन्स 10,000 इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। इसके अंदर जो 10,000 के करीब निर्देशात्मक जो मटेरियल है और जो कोर्सेज है, कौन सी क्लास के लिए? क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 12 तक के लिए। उसके बाद द पोर्टल द गवर्नमेंट सेड विल गिव स्टूडेंट एक्सेस टू टेक्स्ट बुक। इस पोर्टल के जरिए बच्चों को, देखो कोविड-19 पेंडेमिक के चलते सभी स्कूल्स बंद है, तो बच्चों की पढ़ाई में अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू और मुद्दा बना है कि कैसे उनकी पढ़ाई को आगे जारी रखा जाए। तो उस जो ये लीड प्लेटफॉर्म डेवलप किया है, इसके जरिए टेक्स्ट बुक, स्टडी मटेरियल और कोर्स कंटेंट मिलेगा सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो कि CBSE NCERT सिलेबस है या दिल्ली गवर्नमेंट का खुद का जो उनका करिकुलम आउटलाइन है उस पर आधारित। चलते अब आगे। ये देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, धर्म चक्र दिवस को बौद्ध एवं हिंदू धर्म अनुयायियों के द्वारा गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। दूसरा, धर्म चक्र दिवस का संबंध भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के पश्चात उनके 5 शिष्यों को दिए गए प्रथम उपदेश से है। अब आपको बताना है कि इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और A, B, C या D। सही उत्तर क्या होगा? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन C। मतलब पहला स्टेटमेंट भी सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। ओके, अब देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया गया। ये देखिए, धर्म चक्र दिवस 4 जुलाई के दिन, मतलब आज के दिन धर्म चक्र दिवस है। PM मोदी टू एड्रेस सेलिब्रेशन ऑफ आषाढ़ पूर्णिमा टुमारो। मतलब ये 3 जुलाई की खबर है, तो टुमारो का मतलब 4 जुलाई हो गया। यानी कि आज के दिन आषाढ़ पूर्णिमा या उसको गुरु पूर्णिमा बोला जाता है। और ये धर्म चक्र दिवस ये क्यों मनाया जाता है, मैं आपको पहले तो इसका जो इससे जुड़ा हुआ एक और तथ्य बता देता हूँ आपको कि बुद्ध पूर्णिमा के बाद जो बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए ये जो आषाढ़ पूर्णिमा है या गुरु पूर्णिमा है, दूसरा सबसे पवित्र दिन माना जाता है। इस दिन भगवान जो गौतम बुद्ध है, उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने अपने 5 शिष्यों को क्या दिया था? अपना प्रथम उपदेश दिया था। और कहाँ पे दिया था? जो वर्तमान में वाराणसी में सारनाथ में एक पार्क है, डियर पार्क, वहाँ पे उनको ये उपदेश दिया था। और वाराणसी को आज किस नाम से जानते हैं? आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे वर्तमान नाम वाराणसी का क्या है, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझको लिख के बताओगे स्टूडेंट्स। और धर्म चक्र परिवर्तन की जो घटना है, उस दिन उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था अपने शिष्यों को। 5 शिष्य थे। कुछ बच्चों को याद होगा उन 5 शिष्यों का नाम कि वो कौन कौन थे। अगर याद है तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। अब ये प्रश्न भी स्टूडेंट
पिछली वाली खबर पर ही आधारित है। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। देखो, बौद्ध धर्म और जैन धर्म पे यूपीएससी हर साल क्वेश्चन पूछता है। आप पिछले 6-7 साल से लगातार उठा के देख लेना। इसलिए जो धर्म वाला सेगमेंट है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, जो ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, वो आप बहुत अच्छे से तैयार करना। भक्ति आंदोलन वाला जो पार्ट भी है वो प्रीलिम्स के लिए, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब ये देखिए, लिखा है प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह, दूसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र, तीसरे बौद्ध संगीति वैशाली और चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर। अब आपको बताना है इनमें से कौन सही सुमेलित है और ए, बी, सी या डी सही उत्तर क्या है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मतलब प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह, ये बिल्कुल सही है। दूसरी बौद्ध संगीति स्टूडेंट्स लिखा है पाटलिपुत्र, जबकि वो कहाँ पे हुई थी, वैशाली में। तीसरी बौद्ध संगीति यहाँ वैशाली लिखा है, जबकि वो पाटलिपुत्र में हुई। और ये चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर में हुई, ये बिल्कुल सही है। अब आपका एक होमवर्क है कि ये चारों बौद्ध संगीति हुई, ये किसके समय में हुई, किसके समय में और किसकी अध्यक्षता में, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। प्रीलिम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे। ये देखो, एक और प्रश्न है। मुझे लगा क्यों ना मैं जितने क्वेश्चन पूछ सकता हूँ आपसे, वैसे ऑलरेडी जैन और बौद्ध धर्म की अगर मैं बात करूँ तो 20 से 25 क्वेश्चन बनते हैं स्टूडेंट्स। लेकिन अगर एमसीक्यू की सीरीज़ में, क्योंकि हमारी डेली करंट अफेयर बेस्ड एमसीक्यू की सीरीज़ है, उसमें बहुत ज़्यादा इतना हम ट्रेडिशनल नहीं जा सकते, लेकिन 2-3 क्वेश्चन जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो मैंने आपसे पूछे। अभी अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है बौद्ध धर्म के बारे में, वो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, बौद्ध धर्म ने कर्म और पुनर्जन्म की अवधारणा को स्वीकार किया। दूसरा, बौद्ध धर्म ने ब्राह्मणवादी वर्ण व्यवस्था को अस्वीकृत किया, परंतु निम्न वर्ण के लिए निर्वाण के द्वार नहीं खोले। तीसरा स्टेटमेंट है, बुद्ध की प्रथम मूर्ति गांधार शैली में है तथा सर्वाधिक मूर्ति मथुरा शैली में निर्मित है। अब आपको बताना इन तीनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और ए, बी, सी या डी सही उत्तर क्या होगा। 5 सेकंड का टाइम है, सोच समझ के जवाब देना। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी सही जवाब देंगे। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, मतलब पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है और तीसरा स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। देखते हैं अब दूसरा कथन क्यों गलत है। देखो, इसमें लिखा है बौद्ध धर्म ने ब्राह्मणवादी वर्ण व्यवस्था को अस्वीकृत किया, बिल्कुल सही है इतना। सेकंड हाफ में इसमें लिखा था इसने निम्न वर्ण के लिए निर्वाण के द्वार नहीं खोले, ये गलत है। इसने निम्न वर्ण के लिए भी निर्वाण के द्वार खोले। निम्न वर्ण भी निर्वाण प्राप्ति कर सकता है। ओके, अब तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं क्यों गलत है। इसमें लिखा है बुद्ध की प्रथम मूर्ति गांधार शैली में, नहीं, जो बुद्ध की प्रथम जो मूर्ति है वो गांधार नहीं, वो मथुरा शैली में है। और इसकी दूसरी जो मूर्ति है, वो दूसरी मूर्ति कह रहा हूँ, सर्वाधिक मूर्ति की अगर बात करें, सर्वाधिक मूर्तियाँ किस शैली में निर्मित है, वो है गांधार शैली में। अक्सर इस टाइप के स्टेटमेंट यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ लेता है। ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ें देख लेना स्टूडेंट्स कि बौद्ध धर्म का उदय क्यों हुआ, उससे पहले कौन सी जो हिंदू धर्म में ऐसी कौन कौन सी कमियां चली आ रही थी जिसके चलते बौद्ध धर्म का उदय हुआ, उसके क्या क्या सिद्धांत थे, वो सारी चीज़ें आप अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि ये टॉपिक हर साल ही यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। चले अब आगे। ये देखिए आज का अभ्यास प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित किस मंत्रालय ने नए वर्ग के पुरस्कार प्रेरक दौर सम्मान की शुरुआत की है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि किस मंत्रालय ने प्रेरक दौर सम्मान की शुरुआत की है। तो 30 जून के दिन मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था। प्रश्न था कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी या इकोनॉमी रेगुलेशन, जो हाल ही में चर्चा में रहे, उनके बारे में 2 स्टेटमेंट थे कि
केफ विनियमन का उद्देश्य 100 से अधिक कार्मिकों वाली कंपनियों में विद्युत खपत को कम करना और ऊर्जा दक्षता में सुधार लाना है, बिल्कुल गलत था। सेकंड जो स्टेटमेंट है कि भारत में केफ विनियमन को वर्ष 2017 में लागू किया गया, बिल्कुल सही है। मैं आपको बता देता हूँ जो इस CAFE केफ है, ये कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी, इसका जो उद्देश्य है वो CO2 एमिशन, CO2 का जो उत्सर्जन है उसको कम कर वाहनों में, मतलब जितने भी व्हीकल्स है उनकी ईंधन खपत दर कम करना है, ईंधन खपत दर कम करना। दूसरा, ये जो मानदंड है ये पेट्रोल, डीजल, LPG, CNG यात्री वाहनों पर लागू होंगे। मैं आपको बोलता जा रहा हूँ, आप लिखते जाना क्योंकि यहाँ स्पेस कम है। और उसके अलावा जो कैफ के तहत वाहनों से औसत जो कॉरपोरेट CO2 उत्सर्जन को वर्ष 2022 तक, टारगेट क्या है, वर्ष 2022 तक 130 ग्राम प्रति वर्ग किलोमीटर से कम, और उसके बाद में क्या करना है, 113 ग्राम प्रति वर्ग किलोमीटर से कम किया जाना। ये इसके टारगेट है। मतलब 2022 तक का टारगेट 130 ग्राम प्रति वर्ग किलोमीटर तक लेके आना है, उससे कम करना, और उसके बाद में 113 ग्राम प्रति वर्ग किलोमीटर से कम करना। तो ये इसके टारगेट है। और संबंध किससे है, वाहनों की जो ईंधन खपत दर है उसको कम करना, कुल मिला के वाहनों की ईंधन दक्षता में सुधार करना। अगर मैं बात बोलूं तो एक लाइन में अगर मैं बोलूं तो ये है ईंधन दक्षता में सुधार। ओके स्टूडेंट्स, निर्माण है इसकी डेली करंट अफेयर बेस्ड MCQ की आज की ये सीरीज यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये पहल पसंद आ रही है तो हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।